नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में अपन लैब असिस्टेंट बायोलॉजी का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। और ये कोई ऐसा वैसा वीडियो नहीं है, यह है एक रियल सिलेबस एनालिसिस वीडियो। वास्तव में जिस प्रकार से सिलेबस को एनालिसिस किया जाना चाहिए वैसे ही अपन करेंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से बायोलॉजी को अप्रोच करना है, किस तरीके से हमें टैकल करना है, कौन से टॉपिक हमें करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बायोलॉजी के अंदर जो कुछ भी आपको एक तैयारी करने से पहले जानना चाहिए वो इस वीडियो से समझ में आ जाएगा। ठीक है। हालांकि कभी मैंने ये वीडियो बनाया नहीं सिलेबस डिस्कशन पे, आज हमारा पहला वीडियो है और हम तमाम बातें इसमें करेंगे। उन विद्यार्थियों की भी बात करेंगे जो मैथ के स्टूडेंट रहे हैं, जो बायोलॉजी से घबरा रहे हैं कि सर क्या हमें बायोलॉजी करनी चाहिए। मतलब उनका ये रहता है कि हम करते हैं, ऐसा नहीं। वो भी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगा। ठीक है। तो शुरुआत से अपन इसको समझेंगे एक एक बात को। सबसे पहले लैब असिस्टेंट बायोलॉजी का सिलेबस अपन डिस्कस करने वाले हैं और शुरुआत में अपन देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक एक चीज़ मैं आपको धीरे धीरे आराम से पूरी समझाऊंगा। ठीक है। सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि बायोलॉजी के अंदर जो भी सिलेबस हैं आपको पॉइंट टू पॉइंट रहना है, आपको भटकना बिल्कुल नहीं है। जो आपके सिलेबस में पॉइंट मेंशन हैं आपको उन्हीं के इर्द गिर्द रहना है। पहली बात तो ये अपने दिमाग में, जहन में क्लियर रखें एकदम कि जो पॉइंट सिलेबस में है हमें केवल उन्हीं को पढ़ना है। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए तो वो चल जाएगा, लेकिन बहुत अधिक, बहुत ज़्यादा इधर उधर चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं अपन। सबसे पहला इसके अंदर आपके सिलेबस में दो भाग दे रखे हैं, भाग ए और भाग ब। अपन भाग ए से स्टार्ट करते हैं। भाग ए के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है उनको ध्यान से पढ़ेंगे। सेवाल, कवक, सेवाक जिसको लाइकेन बोलते हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी, आवृत बीजी। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, दो शब्द यहाँ पे कवक और सेवाक, कवक और सेवाक। ये जो दो पॉइंट आपको दिखे हैं, फंजाई और लाइकेन, ये आपके 11th क्लास में एक चैप्टर है, जीव जगत का वर्गीकरण। ये मैं पुरानी एनसीईआरटी के अनुसार बता रहा हूँ, अभी 1-2 साल पहले नई एनसीईआरटी आ गई तो ये सिलेबस पहले का है, तो पुरानी एनसीईआरटी के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ। कवक और सेवाक ये आपकी 11th क्लास की बायोलॉजी के अंदर एक चैप्टर है, जीव जगत का वर्गीकरण, दूसरा चैप्टर है शायद, उसके अंदर ये दे रखे हैं। और बाकी के जो 5 पॉइंट हैं, सेवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये 5 पॉइंट। सेवाल यानी कि जिसको अपन थैलोफाइटा कह सकते हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये जो पांचों टॉपिक हैं, ये पांचों टॉपिक आते हैं प्लांट किंगडम में, वनस्पति जगत में। और ये भी आपके 11th क्लास का ही चैप्टर है जिसका नाम वनस्पति जगत या पादप जगत अपन कह सकते हैं। हाँ ठीक है, प्लांट किंगडम अपन कह सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों 11th क्लास की बायोलॉजी में आपको मिलेंगे। कवक और लाइकेन अलग चैप्टर में है और ये आपके अलग चैप्टर में, क्योंकि आपने पढ़ा है पंच जगत वर्गीकरण पद्धति जो आर.एच. व्हिटेकर ने दी। इन्होंने प्लांट को 5 अलग अलग भागों में बांटा। ठीक है। अब यहाँ पे पंच जगत वर्गीकरण पद्धति वो उन्होंने अलग अलग भागों में बांटा। पहले कवक जो थे ना वो पादप में ही थे, बाद में कवक को एक अलग जो है बनाया गया, लेकिन पहले ये किस में थे, पादप के अंदर ही थे। तो यहाँ पे ये पादप जगत के अंदर आपको ध्यान में रखना है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। दोनों ही 11th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर हैं
और चैप्टर नंबर मैं आपको बता देता हूँ, कवक और लाइकेन आपको मिलेंगे दूसरे चैप्टर में। और बाकी के ये जो पांचों पॉइंट हैं ये आपके पादप जगत वाला जो चैप्टर है, जिसको वनस्पति जगत अपन कह सकते हैं, तीसरा चैप्टर है 11th क्लास की बायोलॉजी का। ठीक है, अब इसमें पढ़ना क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो इनके लिखे हुए हैं सामान्य लक्षण, यानी कि इनकी कैरेक्टर पढ़नी है, कैरेक्टर आपको पढ़नी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कवक की, तो कवक के सामान्य लक्षण पढ़ने हैं कि ये पर्णहरित रहित होता है, एक कोशिकीय भी हो सकता है, बहुकोशिकीय भी होते हैं। ये जो चीज़ें हैं कवक के सामान्य लक्षण जिसमें अपन कहते हैं वो पढ़नी। इनकी मुख्य काय कैसी होती है, हाइफी क्या होती है, माइसीलियम क्या होता है, ये चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। फिर एक सवाल कवक का जो फेवरेट रहता है एग्जाम का, कि कौन सी कवक किस पे पाई जाती है, छाल पर कौन सी होती है, गोबर पर कौन सी होती है, लकड़ी पर कौन सी होती है, जली हुई लकड़ी पर कौन सी होती है। तो ये यहाँ पे इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इन चीज़ों को पढ़ने के बाद आप कवकों का वर्गीकरण करेंगे 4 प्रकार से, जो आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये 4 प्रकार के कवक होते हैं। अब फाइकोमाइसिटीज के अंदर कौन कौन से कवक हैं, उनकी एग्जाम्पल, एस्कोमाइसिटीज में कौन से हैं, बेसिडियो में कौन से हैं, ड्यूटेरो में कौन से। फिर उनके अंदर जो आपको जो भी कवक मिलेंगे उनका आर्थिक महत्व क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें जो आपको जाननी हैं। हर एक में ऐसी चीज़ होगी, चाहे मैं लाइकेन की बात करूँ तो लाइकेन में आपको एनसीईआरटी जब देखोगे उसमें केवल आपको 6.5 लाइनें मिलेगी, 6.5 पौने 7 आप देख लेना। तो लाइकेन के अंदर थोड़ा सा आपको अच्छे से उसको समझना है, एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर जाके इसको समझना है। अब पढ़ना कैसे है सर ये बता दो। आप चाहो तो एनसीईआरटी से पढ़ लो अगर आपको समझ में आ रही है, आप चाहो तो आरबीएससी से पढ़ लो, आप चाहो तो किसी कोर्स से पढ़ सकते हो, और आप चाहो तो यूट्यूब से फ्री पढ़ सकते हो। ये पूरी तरीके से आप पर निर्भर करता है, कहीं से भी पढ़ो, बस ये जो टॉपिक दे रखे हैं वो टॉपिक आपको क्लियर होने चाहिए। और पहला जो पॉइंट है वो आपका मुझे लगता है क्लियर हो चुका है, कि ये जो 7 पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं वो आपको उनके सामान्य लक्षण पढ़ने हैं। ठीक है, उनमें जनन कैसे होता है, उनमें पोषण कैसे होता है, अगर मैं बात करूँ टेरिडोफाइटा वगैरह, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो ये चीज़ें इनमें आपको जाननी हैं। क्लियर है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी कि आकारिकी। मॉर्फोलॉजी क्या होती है, बाहर से जो संरचना दिखाई देती है उसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी। ठीक है, बाहर से जो संरचना दिखाई देती है उसको अपन क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं, आकारिकी कहते हैं। और ये भी आपके 11th क्लास का चैप्टर है, 5वां, पुष्प पादपों की आकारिकी। 11th क्लास का 5वां चैप्टर है। अगर किसी बच्चे को, एक बच्चा कह रहा था सर आप ये भी बताना कि कौन सा चैप्टर 11th का है, कौन सा 12th का है, तो जिसको लिखना है वो लिख लो। ये 11th क्लास का चैप्टर है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, मूल यानी कि जड़, स्तंभ यानी कि तना, और पर्ण यानी कि पत्ती। इन तीनों की तो पहले तो आपको इनकी संरचना, स्ट्रक्चर देखनी है, फिर आपको इसके रूपांतरण, मॉडिफिकेशन देखने हैं। 3 चीज़ें ये। चौथी चीज़ है पुष्प यानी कि फूल, फ्लावर, और बीज यानी कि सीड, इनकी संरचना आपको देखनी है। यानी कि यहाँ पे भी 5 पॉइंट आपको जो है वो करने हैं। एक आपका जड़, तना, पत्ती, फल नहीं है, फूल और बीज। लेकिन यहाँ पे फल भी आपको मैं रिकमेंड करूँगा पढ़ना, क्योंकि पुष्प दे रखा है तो यहाँ फल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको किस में ध्यान में रखनी है, ये चीज़ें आपको मॉर्फोलॉजी के अंदर ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब जैसे कि मैं एग्जाम्पल समझाऊँ आपको, कि जैसे जड़ आ गया, तो जड़ के अंदर आपको सबसे पहले जड़ क्या होती है ना, जड़ क्या होती है ये आपको समझना है। उसके बाद जड़ों के रूपांतरण कौन कौन से हैं। कुछ ऐसी जड़ें होती हैं जिनमें भोजन संग्रहित हो जाता है। अपस्थानिक जड़ें क्या होती हैं, यानी कि जड़ के बारे में जो भी आपके एनसीईआरटी में दे रखा है वो एक एक पॉइंट आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये जड़ किसी भी प्रकार से, जड़ तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, टैप रूट सिस्टम यानी कि मूसला जड़ तंत्र, जकड़ा मूल तंत्र, अपस्थानिक जड़, ये तीनों क्या होती हैं।
जड़ के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं भाई, मूल गोप क्या होता है, विभज्योतक क्षेत्र क्या होता है, परिपक्वन क्षेत्र क्या होता है, दीर्घीकरण क्षेत्र क्या होता है। फिर जड़ों की रूपांतरण, संग्राही जड़ें क्या होती है, संग्राही मतलब जिनमें भोजन रूपांतरित हो जाता है, तो वो संग्राही जड़ें कौन कौन सी होती हैं, शंकुरूपी, तर्कुरूपी। शंकुरूपी में एग्जाम्पल कौन से हैं, तर्कुरूपी में एग्जाम्पल कौन से होते हैं, श्वसनी जड़ें क्या होती हैं, उनके एग्जाम्पल याद रखना है ना। अपस्थानिक जड़ों के भी रूपांतरण होते हैं, अपस्थानिक जड़ों के अंदर भी रूपांतरण होता है, स्तंभ जड़ें होती हैं, अवस्तंभ जड़ें होती हैं। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है। और इसके अंदर जो मेन चीज़ दिक्कत आपको आएगी, ये जो सेकंड नंबर का पॉइंट है, इसमें आपको बहुत सारे एग्जाम्पल रटने पड़ेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल, इसमें पौधों के नाम बहुत ज़्यादा इसमें आपको रटने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और मैं बता दूं आपको, सबसे ज़्यादा सवाल यहाँ से बने हैं। ये जो सेकंड पॉइंट दिख रहा है आपको, यहाँ से पिछले सालों का ट्रेंड अगर हम देखें, 2022 के पेपर की बात करें, सबसे ज़्यादा अगर किसी चैप्टर से सवाल पूछे गए हैं तो वो इससे पूछे गए हैं। और कवक से भी बहुत सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, कवक से भी 1 या 2 सवाल आपके हर शिफ्ट में पूछा गया इस एक पॉइंट से। ठीक है, चलो अगला चैप्टर है प्लांट एनाटॉमी। इससे पहले वाला था मॉर्फोलॉजी, यानी कि उसकी आकारिकी, बाहर से संरचना। एनाटॉमी मतलब उसकी आंतरिक संरचना, उसके अंदर की संरचना, अपन को एक पौधे की बाहर की और एक अंदर की संरचना। तो एनाटॉमी में अंदर अंदर उसके क्या होते हैं भाई, एक तो उत्तक होता है, फिर उत्तक मिलकर के उत्तक तंत्र बनाता है, और एक टॉपिक इसमें लगता है सेकेंडरी ग्रोथ, यानी कि द्वितीयक वृद्धि का। ये चैप्टर भी जस्ट इससे आगे वाला चैप्टर है 11th क्लास की बायोलॉजी में, छठा चैप्टर, पुष्प पादपों की शारीरिकी। ठीक है, ये चैप्टर भी आपका किस में है, 11th क्लास के अंदर है, पुष्प पादपों की शारीरिकी। अब इसके अंदर जो है सबसे पहले आपको उत्तक क्या होते हैं, उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, विभज्योतक उत्तक, स्थायी उत्तक। फिर विभज्योतक उत्तक भी 3 प्रकार के हो जाएंगे, स्थायी उत्तक 2 प्रकार के हो जाएंगे, सरल प्रकार के, जटिल प्रकार के। फिर विभज्योतक उत्तक क्या होते हैं इसके बारे में आपको समझना है। स्थिति के आधार पर विभज्योतक उत्तक को आप बांटेंगे, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल, है ना। तो इस प्रकार से चीज़ें आपको कवर करनी है। समझ गए मेरी बातों को। ठीक है, उसके बाद उत्तक तंत्र जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना। उत्तक जो है वो, इसके अंदर आपको सारे के सारे पढ़ने हैं। विभज्योतक उत्तक पढ़ना है, विभज्योतक उत्तक के प्रकार पढ़ने हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, जाइलम, फ्लोएम, इनके बारे में आपको अच्छे से डिटेल से पढ़ना है। कुछ लोगों को लगता है कि वो जो जनरल साइंस है वो पढ़ करके लैब असिस्टेंट फाइट कर लेंगे, बिल्कुल गलत फहमी है। बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ना होगा। जो 11th क्लास की और 12th क्लास की बायोलॉजी हैं वो कंसेप्ट आपको बनाने पड़ेंगे, तब जाके आप सवाल कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि सवाल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आएंगे, लेकिन सवाल वो आप तभी कर पाएंगे जब आपको 11th और 12th की बायोलॉजी आती होगी। सवाल सिंपल रहेंगे, मैं फिर से कह रहा हूँ, डिफ़िकल्ट नहीं होंगे, लेकिन वो कर आप तभी पाओगे जब आप 11th और 12th की बायोलॉजी कर लोगे। ठीक है, फिर आपको जो है वो टिश्यू सिस्टम पढ़ना है, यानी कि उत्तक तंत्र जो पढ़ना है, उसके अंदर आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम हो गया, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हो गया। ठीक है, तो ये 2-3 प्रकार के वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम ये आपको पढ़ने हैं। और फिर आपको पढ़नी है सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, ये इसके अंदर 3 टॉपिक आपको प्लांट एनाटॉमी में, और वैसे ये पूरी लगभग प्लांट एनाटॉमी इसमें पूरी कवर हो जाती हैं, ये 3 ही टॉपिक हैं मेनली। उसके बाद आती है प्लांट फिजियोलॉजी। उसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी, इसके अंदर टॉपिक आपका दे रखा है पराशरण, जल अवशोषण, रसारोहण, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, पादप वृद्धि एवं गतियाँ। ये फिर से आपका 11th क्लास का चैप्टर है, और ये कोई एक चैप्टर नहीं है, ये पूरी प्लांट फिजियोलॉजी आपके 11th क्लास में 11वें चैप्टर से लेकर के 15वें चैप्टर तक दे रखे हैं। 11 से 15, चैप्टर नंबर 11 से 15 के अंदर आपको जो है वो प्लांट फिजियोलॉजी दे रखी है। लेकिन पूरी की पूरी प्लांट फिजियोलॉजी नहीं पढ़नी, पूरी की पूरी प्लांट फिजियोलॉजी नहीं पढ़नी है। पूरे के पूरे जो चैप्टर पढ़ने हैं उनमें एक तो आपको पढ़ना है प्रकाश संश्लेषण, एक आपको पढ़ना है श्वसन, और एक आपको पढ़ना है पादप वृद्धि एवं गतियाँ। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है ये आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है अच्छे से।
श्वसन क्या होता है, इसमें ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। पादप वृद्धि एवं गतियाँ, इसमें जो प्लांट हार्मोन हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, जितने भी प्रकार के जो 5 प्रकार के हार्मोन होते हैं प्लांट हार्मोन, उनके बारे में आपको इसमें जानना है। ठीक है, ये बस उसके बाद ये छोटे छोटे टॉपिक है। देखो, एक तो पराशरण, एक जल अवशोषण, रसारोहण और वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, ये आते हैं पौधों में परिवहन। पौधों में परिवहन एक चैप्टर है, 11वें नंबर का चैप्टर है शायद, उसमें आपको ये सारे के सारे टॉपिक मिल जाएंगे। परासरण, जल अवशोषण, रसारोहण और वाष्पोत्सर्जन, ये जो 4 टॉपिक आपको दिख रहे हैं, ये आपको किस में मिलेंगे, पौधों में परिवहन। अब प्लांट फिजियोलॉजी में एक और चैप्टर है खनिज पोषण। खनिज पोषण जो है वो यहाँ पे हालांकि मेंशन नहीं किया गया है, तो उसको आप स्किप कर देना। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी में बाकी के चारों चैप्टर आपको पढ़ने हैं, 11 से 15। 12वां चैप्टर जो खनिज पोषण है उसको आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब अगला आता है इकोलॉजी, एनवायरमेंट स्टडीज। ये आपकी 12th क्लास के चैप्टर है। ये जो हैं ये आपके 12th क्लास के चैप्टर हैं। इकोलॉजी सबसे लास्ट में दे रखे हैं इकोलॉजी के अंदर। इसमें सबसे पहले आपको देखना है स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ इकोसिस्टम, पारितंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना एवं प्रकार। फिर ऊर्जा प्रवाह, जैव भू रासायनिक चक्र, पारिस्थितिकी अनुकूलन, पर्यावरण प्रदूषण, समष्टि पारिस्थितिकी और जैव विविधता। ठीक है, ये आपको जो है वो 4 चैप्टर आपके इसमें दे रखे हैं और चारों चैप्टर बढ़िया तरीके से आपको करने हैं। ठीक है, चारों चैप्टर आपको एनसीईआरटी में जो दे रखे हैं 12th क्लास की एनसीईआरटी में, चैप्टर नंबर 13, 14, 15, 16, ये 4 चैप्टर हैं। उनको आपको आराम से बढ़िया से करना है। 1 शॉट लेक्चर आप यूट्यूब से लगा सकते हैं, कहीं से देख सकते हैं। मैं भी पढ़ा रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं, मेरे चैनल से, कहीं से भी देखो। बस आपको ये समझना है, फिर आप एनसीईआरटी से पढ़ो या उनके नोट्स बना के पढ़ो, जैसे भी आपको करना है। ये आपके 4 चैप्टर हो जाएंगे, इकोलॉजी के चारों चैप्टर हैं। अब देखो, ये टॉपिक एक लिखा है लेकिन चैप्टर इसमें कितने हैं, 12th क्लास की बायोलॉजी के 4 चैप्टर हैं इसमें। लगभग 11th और 12th की कंप्लीट बायोलॉजी हो जाएगी। अगर मैं 2-3 चैप्टर को छोड़ूं तो 11th और 12th की लगभग आपकी पूरी बायोलॉजी इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट क्लियर, आगे बढ़ सकते हैं अपन। यहाँ पे ये जो 4, ये 11th क्लास के हैं, एक ये लास्ट वाला आपका 12th क्लास का है। ये लास्ट वाला नहीं है, इसमें 4 चैप्टर हैं। ठीक है, चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगला है बायोटेक्नोलॉजी। छठा जो पॉइंट है वो है बायोटेक्नोलॉजी, और ये भी 12th क्लास का चैप्टर है। बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी जो है वो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, जस्ट बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल एंड प्रोसेस पढ़ा दिया, और इसके एप्लीकेशन वाला जो चैप्टर है वो मैं 1-2 दिन में लेक्चर उसका लेके आऊँगा। यहाँ पे ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ये 12th क्लास का चैप्टर, अगेन मैं फिर से बता रहा हूँ। इसमें आपको बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इसकी सामान्य जानकारी, बायोटेक्नोलॉजी की पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या होती है, ट्रांसजेनिक पादप और ट्रांसजेनिक जंतु, नैतिक मुद्दे यानी कि इथिकल इश्यूज, कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, और चिकित्सा यानी कि मेडिकल फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी के क्या यूज़ हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। ये 2 चैप्टर हैं, ये आप ध्यान रखना, 2 चैप्टर हैं। एक बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, यानी कि आपके नाम दे रखा है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, जो कि आपका यहाँ तक है। और दूसरा चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग या अनुप्रयोग, तो ये आपका एक अलग चैप्टर है। ठीक है, तो ये आपकी 12th क्लास की बायोलॉजी में आपको 11वां और 12वें नंबर के चैप्टर में दिख जाएंगे। ठीक है, अगला है पादपों का आर्थिक महत्व। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर पादपों का आर्थिक महत्व, ये चैप्टर तो है ही नहीं, न 11th में है न 12th में है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब आप सिलेबस को ध्यान से देखोगे, फिर से मैं एक बार आपको वापस ले जा रहा हूँ, ये जो दिखे ना आपको शैवाल, कवक, सेवाक, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी और आवृत बीजी,
यहाँ पे जो इनके आप आर्थिक महत्व पढ़ोगे, ब्रायोफाइटा के अंदर जो भी ब्रायोफाइटा के प्लांट है उनके आर्थिक महत्व पढ़ोगे, टेरिडोफाइटा के प्लांट है उनके आर्थिक महत्व पढ़ोगे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ोगे, शैवाल हैं उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ोगे, कवक हैं उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यहाँ पे आप देख रहे हो वही पादपों का आर्थिक महत्व है, वही आपका क्या है, एक मिनट, वही आपका पादपों का आर्थिक महत्व है, अलग से कुछ नहीं है, अलग से कुछ नहीं है, वही पादपों का आर्थिक महत्व है। यानी कि जो अगर मैं आपको बता रहा हूँ उनको आप ढंग से पढ़ लेते हैं तो ये अलग से आपको करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें आप हड़बड़ी ना करें। हालांकि मैंने आपको पादपों एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व ये लेक्चर दिया है यूट्यूब पे, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, लेकिन चीज़ें वही है, अगर आप इसको नहीं भी करेंगे तो चलेगा। वैसे ही आगे एक आपको पॉइंट मिलेगा जंतुओं का आर्थिक महत्व, वो भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप, ये टॉपिक जो है वो बाकी का सिलेबस पढ़ोगे तो उसमें कवर हो जाएंगे, अलग से हेडेक नहीं लेनी इसमें, ठीक है। फिर भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, विश्वास नहीं हो रहा, तो एक बार एक मैंने लेक्चर डाला हुआ है पादपों एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व, वो जाके आप देख लीजिए, ठीक है। चलो, तो ये तो काम ही खत्म। अगला है कोशिका। कोशिका में उसकी संरचना देखनी है, कोशिका सिद्धांत और कोशिका विभाजन, ये सारे आपको देखने हैं। कोशिका की संरचना, कोशिका सिद्धांत और कोशिका विभाजन, ये फिर से आपका 11th क्लास का 8वां और 10वां चैप्टर। 8वें चैप्टर में तो कोशिका के बारे में लिखा गया है, यानी कि ये जो कोशिका की संरचना और कोशिका सिद्धांत ये तो आपको मिलेंगे 8वें चैप्टर में, और कोशिका विभाजन आपको मिलेंगे 10वें चैप्टर 11th क्लास की, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरा डिटेल से पढ़ना है, कोशिकांग जितने भी होते हैं उनके बारे में अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, 10, 12, 15 जितने भी कोशिकांग हैं उनके बारे में अच्छे से जानना है। प्रोकर्टी कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, जंतु कोशिका, पादप कोशिका, जो कुछ भी है, प्रोकर्टी कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, अच्छे से सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करके चलनी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो, इतनी बातें क्लियर। अब अपन आते हैं भाग ब पे। भाग ए क्लियर हुआ अभी तो, अब अपन आते हैं भाग ब पे, और भाग ब के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है जेनेटिक्स। टॉपिक का नाम है जेनेटिक्स। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो यहाँ पे 2 चैप्टर है। एक तो है जेनेटिक्स, जिसको जो चैप्टर आपके लिखा है नाम 12वीं क्लास की बायोलॉजी के अंदर ये चैप्टर है, उसमें नाम लिखा हुआ है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। और उससे आगे एक चैप्टर और है वंशागति के आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये 2 चैप्टर हैं आपको 12th क्लास की बायोलॉजी में, आप देखना ये दोनों चैप्टर इसमें आपको करने हैं, यानी कि इस एक पॉइंट में आपके 2 चैप्टर हैं। हालांकि कुछ पॉइंट आप उन चैप्टर में से छोड़ सकते हैं, लेकिन वो कैसे, इनको ध्यान में रखते हुए मेंडल के नियम आपको पढ़ने हैं इसमें। मेंडल ने जो 3 नियम दिए वो जानने हैं, लेकिन यहाँ पे एक संकर और द्विसंकर संकरण का जिक्र नहीं किया, तो वो भी अपन को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेंडल के नियम अगर समझने हैं तो एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण भी अपन को पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके सामान्य शब्दावली देखनी है, अलील यानी कि युग्म विकल्पी क्या होती है, प्रभावी अलील क्या होती है, डोमिनेंट है ना, रिसेसिव अलील क्या होती है, समयुग्मजी अवस्था क्या होती है, विषम युग्मजी अवस्था क्या होती है, तो ये सामान्य शब्दावली में आते हैं, वो भी आपको देखना है। डीएनए और आरएनए की संरचना आपको देखनी है, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल आपको देखना है, आरएनए की स्ट्रक्चर आपको देखनी है, आरएनए की संरचना संबंधित जो है वो अलग अलग मॉडल आए वो आपको देखने हैं, आरएनए 3 प्रकार के होते हैं वो भी आपको जानने हैं। फिर हमें देखना है वंशागति का आणविक आधार, ये जो चैप्टर है ये भी आपको पढ़ना है, जिसमें आपको डीएनए की संरचना, उसके बाद आपको डीएनए की पैकेजिंग,
ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन कैसे होता है, अनुवादन कैसे होता है, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आएगी। गुणसूत्र की संरचना कैसी होती है, मनुष्यों में लिंग निर्धारण और आनुवंशिकी विकार, जितने भी प्रकार की जो जेनेटिकल डिसऑर्डर हैं वो भी आपको ध्यान में रखने हैं, चाहे उसमें डाउन सिंड्रोम हो, पटाउ सिंड्रोम हो, एडवर्ड सिंड्रोम हो, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो, जैकब सिंड्रोम हो, हीमोफीलिया हो, कलर ब्लाइंडनेस हो, कोई भी प्रकार की थैलेसेमिया, ये जितने भी प्रकार की डिजीज़ हैं ये सारी इसमें आपको पढ़नी है। ठीक है, तो ये आपके इसमें 2 चैप्टर हैं 12th क्लास की बायोलॉजी के। अगला चैप्टर है जंतु जगत का वर्गीकरण, अकशेरुकी संघ और कशेरुकी संघ, दोनों आपको इसमें ध्यान रखना। जंतु जगत का वर्गीकरण, और ये आपका चैप्टर है फिर से 11th क्लास का। जो मैंने बताया आपको, एक तो वनस्पति जगत यानी कि पादप जगत, उसके जस्ट नीचे ये चैप्टर है जंतु जगत या प्राणी जगत। ठीक है, जंतु जगत कहो या प्राणी जगत कहो, ये आपके जस्ट वनस्पति जगत के नीचे वाला 11th क्लास का चैप्टर है। इसमें आपको अकशेरुकी संघ है, तो उसमें जितने भी हैं, चाहे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, ये सारे के सारे आपको पढ़ने हैं। इसमें जितने भी लगभग हर एक के अंदर 10-15 महत्वपूर्ण बातें होगी, वो आपको इसमें जाननी है। भाई 10-15 होगी तो भी ये 10 हैं तो लगभग 150-200 बातें हो जाएगी, इतनी याद रखोगे और कितनी रख पाओगे। फिर कशेरुकी संघ जो है, इसके अंदर आपको पढ़ना है पीसीस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज, मैमेलिया, ये 5 चीज़ें होती हैं, वो आपको इसमें कोडेट्स में पढ़नी। ठीक है, तो ये चैप्टर मैंने आपको बता दिया 11th क्लास में है। अब उसके बाद आती है ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसके बाद आती है ह्यूमन फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी आपने देखी पीछे भाग ए में, अब आ गई ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, मानव में पाचन, पूरा का पूरा पाचन का जो पाचन तंत्र चैप्टर है वो आपको पूरा का पूरा आना चाहिए। ये जस्ट आपने प्लांट फिजियोलॉजी देखी ना 11th क्लास में, उसके जस्ट नीचे आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी मिलेंगे, और ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर 16 से लेकर के 22 तक चैप्टर है, यानी कि टोटल चैप्टर हो जाएंगे आपके 16 से 22 हैं तो 6 चैप्टर हो जाएंगे, 7 चैप्टर हो जाएंगे। ये 7 चैप्टर जो हैं वो आपको देखने हैं। अब देखते हैं अपन इसको, मानव में पाचन पढ़ना है। ठीक है, पाचन एवं अवशोषण नाम से चैप्टर आपको मिलेगा। फिर आपको श्वसन एवं उत्सर्जन पढ़ना है, यानी कि श्वसन भी पढ़ना है और उत्सर्जन भी पढ़ना है। ठीक है सर, अब इसको थोड़ा सा एनालिसिस किया है कि भाई प्रोटीन, शर्करा, वसा, विटामिन एवं पाचक एंजाइम। फिर गैसों का विनिमय, ये श्वसन में आ जाएगा। ऑक्सी अनॉक्सी श्वसन, ये श्वसन में आ जाएगा। क्रेब चक्र, ग्लाइकोलिसिस, ये श्वसन में आ जाएंगी, है ना। और फिर उत्सर्जन में उत्सर्जित पदार्थ जो हैं वो अलग अलग होते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। वृक्क यानी कि किडनी की संरचना आपको देखनी है और उसकी कार्य की देखनी है, फिजियोलॉजी किडनी की। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चैप्टरों के नाम इन्होंने दिए, पाचन, श्वसन और उत्सर्जन। तीनों आपको पढ़ने पड़ेंगे। 3 नहीं है, चैप्टर सारे हैं, लेकिन इस तीसरे पॉइंट में 3 चैप्टर फिजियोलॉजी के हैं, पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा डाउट आता है, जैव अणु नाम से एक चैप्टर है 11th क्लास में। बच्चों को इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है कि सर ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। जैव अणु कहाँ है, 11th क्लास में 9वां चैप्टर है, इसके अंदर आप देख लेना जैव अणु। जैव अणु में होता क्या है सर, बायोमोलिक्यूल में होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन और एंजाइम, ये 5 चीज़ें होती है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रोटीन, शर्करा, वसा और विटामिन, ये नाम इन्होंने क्लियरली मेंशन किए हैं, क्लियरली मेंशन किए। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि मानव में पाचन इनका पढ़ना है या फिर ये पढ़ने हैं। हालांकि ये बेसिक चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, प्रोटीन, वसा, शर्करा, ये आपको आना ही चाहिए। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि ये चैप्टर आप ज़रूर करके जाएं। अगर वो बायोलॉजी में नहीं पूछेगा तो 4th सेक्शन आपने अगर सिलेबस ढंग से देखा है, 2nd पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल साइंस, वो 2 सवाल इसके जनरल साइंस में डाल देगा, वो 2 सवाल जनरल साइंस में डाल देगा, लेकिन सवाल यहाँ से बनेंगे, ये 100% है और पिछली बार भी बने हैं। तो जैव अणु चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है, क्लियर है इस बात को।
चलो ठीक है। अगला है मानव में परिसंचरण तंत्र। ठीक है, मानव में परिसंचरण तंत्र। फिर आपको अंतःस्रावी तंत्र यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है। परिसंचरण तंत्र में क्या पढ़ना है? हृदय पढ़ना है और रक्त पढ़ना है। अब रक्त के अंदर रक्त समूह हो, चाहे रक्त का थक्का जमना हो, चाहे रक्त का संगठन हो, सारे आ जाएंगे। हृदय की संरचना आपको यहाँ पे देखनी है। फिर लसिका ग्रंथियाँ, एंटीजन और एंटीबॉडी। ठीक है, और फिर अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और उनके हार्मोन। तो ये 2 चैप्टर यहाँ पे परिसंचरण तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, ये भी आपके 11th क्लास के चैप्टर हैं, क्योंकि अभी ह्यूमन फिजियोलॉजी चल रही है तीसरे पॉइंट से, चौथा पॉइंट भी ह्यूमन फिजियोलॉजी का है। आगे अपन देखते हैं तो उसमें देखो अगला है मानव तंत्रिका तंत्र। इसमें आपको मस्तिष्क, आँख, कान और न्यूरॉन, ये 4 चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है। देखो मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, आँख, कान, इनकी संरचना देखनी है। फिर आपको न्यूरॉन की संरचना और तंत्रिका संवेग, ये चीज़ें आपको इसमें देखनी है। ये भी आपका चैप्टर इसमें मिल जाएगा। तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय नाम का चैप्टर है, उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। और ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि वाला है ना, उसके अंदर आपको नाम मिलेगा रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ये चैप्टर है। अगला चैप्टर है पेशीय तंत्र, जिसमें पेशियों के प्रकार एवं पेशीय संकुचन। पेशियाँ 3 प्रकार की होती हैं, ऐच्छिक, अनैच्छिक, जो भी हैं। हृदय पेशी वो आपको इसमें देखनी है। उसके अंदर प्रॉपर 10-12 जो अंतर हैं तीनों के अंदर, मेन पॉइंट वो आपको देखने हैं। फिर पेशीय संकुचन कैसे होता है, उसकी मैकेनिज्म आपको समझनी है। तो ये भी चैप्टर आपके इसकी गमन एवं संचलन वाला जो है उसमें आपको मिल जाएगा, लेकिन उसमें वो बहुत बड़ा है, आपको हड्डियाँ वगैरह यहाँ पे नहीं दे रखी, मेंशन नहीं कर रखी है, तो नहीं पढ़ना है। ठीक है, बोन वगैरह, बोन जॉइंट्स वगैरह नहीं दे रखे हैं तो मत पढ़ना। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया अपन को टू द पॉइंट रहना है। ये चैप्टर आपके कौन से हो गए? फिजियोलॉजी के, ह्यूमन फिजियोलॉजी के। उसके बाद में आता है मानव में जनन तंत्र। अब ये जो मानव में जनन तंत्र है, ये आपको चैप्टर मिलेगा 12th क्लास में। मानव में जनन तंत्र, मानव जनन नाम से, जिसमें नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, निषेचन पश्च घटनाएं, जिसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें, भ्रूणीय परिवर्तन वगैरह आपको देखने को मिलेगी। फिर आता है मानव रोग। मानव रोग ये भी आपको चैप्टर किस में मिलेगा? ये चैप्टर भी आपको 12th क्लास में मिलेगा, मानव स्वास्थ्य और रोग नाम से। ठीक है, 8वां चैप्टर है ये। और मानव जनन तीसरा चैप्टर है 12th क्लास में। मानव रोग जो है, मानव में जीवाणु जनित, वायरस जनित, प्रोटोजोआ जनित, कवक जनित और हेलमंथी जनित, ये 5 रोग इसके अंदर आपको देखने हैं। 5 प्रकार के जो रोग होते हैं, जीवाणु द्वारा जो 10-12 डिजीज हैं, वायरस द्वारा, प्रोटोजोआ, कवक और हेलमिंथीस, लगभग 25 से 30 प्रकार की बीमारियां होगी, वो आपको ध्यान में रखने हैं। उनके रोग कारक का नाम याद रखना है, उनका कोई टेस्ट है तो वो याद रखना है, उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है और उसके लक्षण क्या होते हैं, ये 4-5 चीज़ें हर रोग के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। पिछली बार यहाँ से सवाल आया था, टाइफॉइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है? विडाल टेस्ट। ठीक है, उसके बाद में आपको दे रखा है चैप्टर का नाम जैव विकास, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। ये चैप्टर आपने देखा होगा, नाम सुना होगा, उद्द विकास, सुना है? उद्द विकास जो है वो इसी का नाम है, या विकास नाम से होगा। 12th क्लास का चैप्टर है ये भी आपको पढ़ना है। डार्विन के सिद्धांत जो हैं इसके अंदर आपको पढ़नी है, डार्विन की थ्योरी पढ़नी है, मनुष्य का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ड्रायोपिथेकस, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, होमोपिथेकस, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखनी है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में। और लास्ट में वही पॉइंट, जंतुओं का आर्थिक महत्व, जिसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो ये था ओवरऑल आपका पूरा कंप्लीट बायोलॉजी का सिलेबस। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेहतरीन तरीके से मैंने आपको प्रयास किया कि सारी चीज़ें आपको समझाऊं। अब जो बच्चे मैथ वाले हैं, वो अगर चाहें कि मैं पूरा ही छोड़ के सिलेक्शन ले लूँगा, तो ये बिल्कुल गलत बात है। मैं इसमें 1% भी सहमत नहीं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना पड़ेगा। आप सिलेबस का एक भी सब्जेक्ट मिस नहीं कर सकते।
अब अगर आपकी फिज़िक्स, ध्यान से सुनना, अगर आपकी फिज़िक्स और केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आप 25 प्लस दोनों में, 25 प्लस दोनों में आप कर लेंगे, तब तो आप बायोलॉजी के अंदर आधा काम कर सकते हो। आधा का मतलब चैप्टर मैंने आपको बताई दिए, अब आपको जाके देखना है कि कौन से चैप्टर आपके ठीक हैं, आप पढ़ सकते हैं, उनको आप पढ़िए। और एक बार, मैं तो कहता हूँ, एक बार मैंने इसकी वेटेज का भी बनाया हुआ वीडियो, पिछले ट्रेंड जो अनुमान लगा के मैंने बनाया है। हालांकि अनुमान होता है, पिछली बार जो हुआ वो ज़रूरी नहीं है इस बार भी हो, लेकिन जो पिछली बार के सवाल हैं वो ज़्यादा कहाँ से आए, इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप जाके देख सकते हैं। उसके हिसाब से मोस्ट वेटेज जो चैप्टर है वो आप कर लें, ताकि आप कम से कम छोड़ के ना जाएं, है ना। 50 to 60% आपको यहाँ पे कवर करना है, अगर आपकी फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अगर आपकी फ़िज़िक्स केमिस्ट्री भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर करना ही पड़ेगा, उसमें कोई सोल्यूशन नहीं है भाई, करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो सिलेबस कवर करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और ये जो सिलेबस है ना, ये सिलेबस 11th और 12th का कंप्लीट सिलेबस है, बस 2-3 चैप्टर नहीं है। जैसे कि एक तो वो मैंने बताया प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर खनिज पोषण वाला नहीं है, एक अपन मान सकते हैं कि उत्तक वाला जो चैप्टर है वो नहीं है। तो ये 2-3 चैप्टर हैं जो आपके सिलेबस नहीं है, बाकी 11th और 12th कंप्लीट ही आपके सिलेबस में। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से गारंटी दे रहा हूँ कि ऐसा कोई भी सवाल नहीं आएगा जिसमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, इतना डिफिकल्ट सवाल आपसे नहीं पूछेंगे। भाई 11th-12th की पूरी बायोलॉजी याद कर ले, वो भी तो बहुत बड़ी बात है, वो भी तो बहुत बड़ी बात है। उसको याद करना वो भी एक बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप याद कर लेते हो तो सवाल सीधा सीधा लाइन से आएगा। अगर आपने वो लाइन पढ़ी है तो आप सवाल कर पाओगे, नहीं पढ़ी है नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, पेपर इजी टू मीडियम रहने वाला है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर नहीं रहेगा। अगर आपने अच्छे से चीज़ें करी हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप सारे सवाल कर पाओगे, पेपर इतना आसान रहने वाला है। बस शर्त ये है कि आप जो सिलेबस हैं उससे एक बार गो थ्रू हो जाएं, उसको कम से कम 5-7 बार रिवीजन करें, एक बार उसको अच्छे से कवर करें और फिर 5-7 बार रिवीजन करोगे तब जाके आपकी चीज़ें दिमाग में रह पाएगी। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपने एक एक चीज़ को अच्छे से समझा है, टाइम पास नहीं किया है। 3 मिनट 4 मिनट के अंदर जो सिलेबस डिस्कशन होता है वो मैंने नहीं किया, पूरे अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर पसंद आया है तो ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, कि सिलेबस डिस्कशन अगर देखना है तो ये देखिए आप वीडियो, ताकि कुछ पता तो चले कि सिलेबस डिस्कशन हुआ है। और अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये मेरी आपसे विनती रहेगी। अगर आपको हमारी मेहनत में 1% भी इसमें लगा है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, मुझे ऐसी पूरी आशा है। धन्यवाद।